Good afternoon, everyone. Today is 30th of October, and we are back with newspaper analysis. Again, like every day, we would be discussing 5 important articles. Uh, इन 5 important आर्टिकल में से एक स्पेसिफिकली असम के बारे में है एंड बाकी के जो 4 है वो नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हैं. फर्स्ट आर्टिकल जो है वो टी ट्राइब के बारे में, स्पेशली विमेन ऑफ द टी ट्राइब इन असम. सेकंड जो है वो मैरीटाइम पार्टनरशिप के बारे में. ये ब्लू इकोनॉमी एंड आईआर दोनों का हिस्सा है क्योंकि ये इंडिया और नॉर्वे का है. थर्ड इज अबाउट हैप्पीनेस इंडेक्स इन इंडिया, कि जीडीपी के बियॉन्ड जाके हाउ शुड वी लुक फॉर बिल्डिंग हैप्पीनेस. फोर्थ आर्टिकल जो है वो एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज का है, जिसमें यूएनईपी का एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट पब्लिश हुआ है. द लास्ट वन इज अबाउट गवर्नेंस, मॉडल यूथ ग्राम सभा इनिशिएटिव. दिस इज द टेलीग्राम चैनल ऑफ सीएसएपी. Please scan it to access all the infographics and informative PDFs. We would be starting our new batch from 31st, and this is foundation batch for APSC as well as UPSC. For further information, kindly connect on this number to get the details. This foundation batch is going to be both online as well as offline. So without wasting any further time, let's start. First lecture is regarding plight of Assam's tea tribe women. plight का मतलब होता है सफरिंग. सफरिंग असम के जो टी ट्राइब्स है उनके विमेन के क्या सफरिंग है, इसके बारे में ये आर्टिकल है. कंटेक्स्ट क्या है कि आर्टिकल का बैकग्राउंड इस केस में है कि जो टी इंडस्ट्री है असम की, वो इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज, बट इट इज लार्जली डिपेंड्स अपॉन द विमेन बिकॉज दे आर द वन हु वर्क इन द प्लांटेशन. ऑल ऑफ देम आर फ्रॉम द टी ट्राइब कम्युनिटी. हमें आसाम के सुंदर चाय के बागान दिखाई देता है, सीनिक ब्यूटी दिखाई देती है, बट उस सीनिक ब्यूटी के पीछे एक ग्रीम रियलिटी है वहाँ पे काम करने वाले विमेन लेबर फोर्स की. उसको भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. ये जो ग्रीन रियलिटी, इट इज मार्क्ड बाय इलिटरेसी, इट इज मार्क्ड बाय पॉवर्टी, इट इज मार्क्ड बाय द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड बाय द पुअर हेल्थ आउटकम्स. इस रियलिटी के कुछ चैलेंजेस है, कुछ की इश्यूज है. First issue is regarding socio-economic deprivation. Illiteracy persistent है, poverty persistent है टी ट्राइब के फैमिलीज में. फिर जो विमेन वर्कर्स है, दे लैक एक्सेस टू द बेसिक एमिनिटीज लाइक बेसिक हेल्थ केयर हुआ, बेसिक एजुकेशन हुआ, बेसिक हाउसिंग फैसिलिटी हुआ, या चाइल्ड केयर हुआ, एंड स्पेशली मैटरनल केयर हुआ. एक प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे वेज पैरिटी एग्जिस्ट करता है. मतलब टी ट्राइब फीमेल एंड टी ट्राइब के मेल जो वर्कर है उनके बीच में पैरिटी सेम है, लेकिन डिसीजन मेकिंग जो पावर है इट स्टिल रिमेन्स विद द मेल. सेकंड कंसर्न और सेकंड इशू इज कि जेंडर और सोशल इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती है. मतलब एक तो चाइल्ड मैरिज का रेट बहुत ज्यादा हाई है. फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग among the girls has also been observed. डोमेस्टिक वायलेंस रैम्पेंट है, स्पेशली मेन में अल्कोहलिज्म ज्यादा होने की वजह से ये वायलेंस और ज्यादा बढ़ जाता है. फिर अर्ली प्रेगनेंसीज ड्यू टू इलोपमेंट, मतलब शादी के लिए भगा कर लेके जाना, एंड देन लैक ऑफ अवेयरनेस. थर्ड इज एजुकेशन और अवेयरनेस के बीच में गैप है. जैसे कि अमॉन्ग्स गर्ल्स देयर इज अ हाई ड्रॉप आउट रेट. ये एजुकेशन है दैट हैज बीन डिस्करेज्ड बाय द स्टेट मैनेजमेंट. फिर देयर इज एन इग्नोरेंस अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन leading to the reproductive tract infections and fertilities. ये जनरल ऑब्जर्वेशन है, ये ऐसा नहीं कि हर किसी के साथ होता है, बट इट इज अ जनरल ऑब्जर्वेशन एज पर द आर्टिकल. फोर्थ इशू इज अबाउट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन क्राइसिस. माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया, ये जो
विमेन से एसोसिएटेड इश्यूज है, ये बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड है। मतलब ये माल न्यूट्रिशन कितना ज्यादा है कि जो यूनिसेफ एंड आसाम मेडिकल कॉलेज ने जो सर्वे किया था, जो स्टडी किया था, उसमें जो आप 7 डेज में 2 टाइम खाना खा के, मतलब जो 14 मील्स कंज्यूम करते हो, ये 14 में से सिर्फ 2 मील्स ऐसे हैं जिसमें न्यूट्रिशियस होता है, स्पेशली जो अभी टी ट्राइब अभी जो काम करे लेडीज वुमेन वर्कर उनके साथ। और बाकी के जो 12 है मील्स जो है हफ्ते के, उसमें तो मील न्यूट्रिशन नहीं है। इस वजह से जो विमेन है, दे बिकम हाईली वल्नरेबल टू टीबी, मैटरनल मोर्टेलिटी और रिप्रोडक्टिव हेल्थ डिसऑर्डर्स। इस रीजन में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो हाई है। क्यों? क्योंकि इनमें ये विमेन एनेमिक है, हाइपरटेंशन का इशू है, माल न्यूट्रिशन है, एंड देर आर सम इश्यूज ऑफ हिडन प्रेगनेंसीज। नेक्स्ट एलिमेंट इज ऑफ हार्मफुल लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस, मीनिंग जो रेगुलर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल है, या ज्यादा सॉल्ट वाला टी पीना जो है, हाई सॉल्ट टी, ये इट कॉजेज एक्लम्सिया एंड अदर कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। और फिर जो बड़े बड़े स्टेट्स है उनको छोड़ दो तो बहुत से टी स्टेट्स के आसपास हॉस्पिटल्स नहीं होता है, और कई बार चाइल्ड बर्थ के दौरान विमेन की डेथ हो जाती है। ऐसे सिचुएशन में कुछ गवर्नमेंट ने और कुछ एनजीओ ने कुछ इंटरवेंशन किया है। फॉर एग्जांपल वेज कॉम्पनसेशन स्कीम है, जिसमें 15,000 रुपए टी गार्डन्स के जो प्रेग्नेंट फीमेल लेबरर्स है उनको दिया जाता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। फिर फ्री राइस डिस्ट्रीब्यूशन है अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट टू फाइट माल न्यूट्रिशन। फिर आयुष्मान भारत का पीएमजेएवाई है, या आयुष्मान असम मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना है, या विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे जैसे प्रोग्राम्स होते हैं, या टी गार्डन मोबाइल मेडिकल यूनिट्स है। अलग अलग इस तरीके के इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने एंड एनजीओ ने लिए हुए हैं, बट वो सफिशिएंट नहीं है। ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या है कि भाई जो हेल्थ केयर डिलीवरी है और जो मैटरनल हेल्थ है उसको स्ट्रेंथन करो, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, स्पेशली टी गार्डन्स के अंदर ही, उन्हीं कैंपस के अंदर ही। फिर जो यूनिवर्सल एजुकेशन है फॉर गर्ल्स, उसको इंश्योर करो। देन एम्पावर वुमेन थ्रू द अवेयरनेस, लिटरेसी एंड लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन। फिर इम्प्लीमेंट द सोशल प्रोटेक्शन लॉस एंड जेंडर सेंसिटिव लेबर रिफॉर्म्स इफेक्टिवली। कुछ कम्युनिटी लेवल बिहेवियरल चेंजेस लेकर आओ अगेंस्ट द सोशल लेवल्स, लाइक अल्कोहलिज्म हुआ, चाइल्ड मैरिज हुआ। प्लीज try and answer this question. With reference to the tea tribe community of Assam, consider the following statement. The wage compensation scheme provides financial assistance to pregnant tea garden workers to reduce maternal mortality. Yes. So option C eliminated. Consumption of high salt tea among women worker has been linked to increased cases of eclampsia. Yes. 2 is correct. So option is gone. So 1 and 2 are correct. 3 statement के बारे में discussion नहीं है. We'll focus on statement number 4. Tea tribe women are covered under Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. Yes, the answer is B. Next article is about India-Norway Maritime Partnership. ये जो पार्टनरशिप है, that is especially in the domain of green energies, green connectivities. ये आर्टिकल जो है ये हाईलाइट करता है द डीपनिंग मैरीटाइम कोऑपरेशन बिटवीन द कंट्रीज ऑफ इंडिया एंड द नॉर्वे। ये स्पेशली शोकेस किया गया था इंडिया मैरीटाइम वीक जो 2025 मुंबई में हुआ अभी रिसेंटली, वहां। ये टोटल इवेंट एंड जो इंडिया नॉर्वे का रिलेशन इवॉल्व हुआ, इट रिफ्लेक्ट्स ऑन हाउ बोथ नेशंस आर लेवरेजिंग देयर मैरीटाइम स्ट्रेंथ्स टू एडवांस द सस्टेनेबल ओशन गवर्नेंस, ग्रीन शिपिंग, ब्लू इकोनॉमी गोल्स, एक्सेट्रा। बैकग्राउंड में है ना, इंडिया जो है करेंटली इट इज इमर्जिंग एज द मेजर मैरीटाइम पावर, स्पेशली जो इंडिया का शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटी है, शिप रिसाइकलिंग कैपेबिलिटी है, या जो डिजिटल मेरीटाइम टेक्नोलॉजी है, या वर्कफोर्स सप्लाई, यहाँ पे इंडिया लीडर है।
ऑन द अदर हैंड नॉर्वे जो है वो ग्लोबल मैरीटाइम लीडर है बिकॉज इट हैज डेवलप्ड एक कॉम्प्रिहेंसिव मैरीटाइम क्लस्टर, जहाँ पे शिप डिजाइनर से लेकर शिप यार्ड से लेकर शिपिंग फर्म से लेकर रिसर्च बॉडीज तक पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है। दिस पार्टनरशिप हैज गेन्ड मोमेंटम थ्रू द इंडिया EFTA Trade and Economic Partnership Agreement, which got effective on October 1st, 2025, this month. इसमें की इनिशिएटिव क्या लिया गया? एक कि भाई बायलैटरल मैरीटाइम कोऑपरेशन होगा, मतलब इंडिया नॉर्वे टास्क फोर्स ऑन ब्लू इकोनॉमी को एस्टेब्लिश किया था 2019 में, 2019 में। 10th जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन मैरीटाइम कोऑपरेशन 2025 ये हुआ, जहां पर डिस्कस किया गया ग्रीन शिपिंग को, मैरीटाइम के सेफ्टी को, ट्रेनिंग को एंड शिप रिसाइकलिंग को। Norway's major participation in India's Maritime Week of 2025 has signaled their expanding private and governmental maritime engagements. अब देखते हैं ट्रेड एंड शिप बिल्डिंग कोलैबोरेशंस। Around 10% of the ships which were ordered by Norwegian ship owners are now built in India. इतना बड़ा इंडिया का वो एक्सपोर्ट मार्केट बन चुका है बिल्ट अप शिप्स का, जो काफी टाइम से कोऑपरेशन चल रहा है विद इंडियन शिपयार्ड्स लाइक कोचिन शिपयार्ड, जो रिसेंटली इंडिया की कोचिन शिपयार्ड को रिसेंटली 14 वेसल्स बनाने का ऑर्डर मिला है नॉर्वे से। सो व्हाट यू सी इस शिप बिल्डिंग में इंडिया और नॉर्वे का कोऑपरेशन बढ़ रहा है, इंटरडिपेंडेंसी बढ़ रही है। ये जो शिप बिल्डिंग कैपेसिटी इंडिया की, इट इज व्यूड बाय द नॉर्वेजियन गवर्नमेंट एज ए स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव amid the global shipyard saturation. Next part is regarding blue economy and green shipping. जो नॉर्वे है, इट इज एमिंग टू रिड्यूस देयर डोमेस्टिक शिपिंग एंड फिशरीज एमिशन ऑफ CO2 बाय 50%, है ना, 2030 तक उनको करना है। तो उसके लिए दे नीड टू प्रमोट लो एंड जीरो एमिशन फ्यूल्स, अमोनिया, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। उन्होंने कुछ लैंडमार्क इनोवेशंस लिए हैं, जैसे कि यारा बकलैंड है, जो वर्ल्ड्स का फर्स्ट जीरो एमिशन ऑटोनॉमस कंटेनर शिप है, या आस्को फेरीज है। ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, दुनिया का फर्स्ट एवर जीरो एमिशन ऑटोनॉमस कंटेनर शिप विदाउट एनी एमिशंस कहाँ है? नॉर्वे ने बिल्डअप किया है। फिर विमेन का एम्पावरमेंट इन मैरीटाइम सेक्टर, इंडिया एंड नॉर्वे बोथ एम्फसाइज जेंडर इंक्लूजन इन द मैरीटाइम इंडस्ट्री। जो इंडिया कंडक्ट करता है मैरीटाइम शी एंड ईओ कॉन्फ्रेंस, 2019 से कर रहा है, उसको नॉर्वे ने कंसिस्टेंटली सपोर्ट किया हुआ है। इस सब का, इस पार्टनरशिप का सिग्निफिकेंस क्या है? एक, इंडिया का जो मैरीटाइम कैपेबिलिटीज है उसको वो एनहांस कर रहा है, एंड जो ग्रीन शिप बिल्डिंग है उसको एंड ग्रीन रिसाइकलिंग है उसको ये प्रमोट करता है। जो इंडिया का रोल है इंडो नॉर्डिक रीजन में एंड ब्लू इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में, उसको स्ट्रेंथन कर रहा है। ये इनिशिएटिव पोजीशंस बोथ इंडिया एंड नॉर्वे एज लीडर्स इन सस्टेनेबल ओशन गवर्नेंस। ये एनकरेज करता है नॉलेज ट्रांसफर को, टेक्नोलॉजी शेयरिंग को, वुमेन्स पार्टिसिपेशन को, स्पेशली ट्रेडिशनली जो ये मेल डोमिनेटेड सेक्टर रहा है ना उसमें। ये MCQ आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। पहला MCQ मैंने सॉल्व कर दिया था, ये भी सिमिलर लाइंस पर है, और ये MCQ भी एलिमिनेशन टेक्निक से आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप अटेम्प्ट करिए। ऑलराइट, नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग हैप्पीनेस इंडेक्स, हैप्पीनेस इन इंडिया। आर्टिकल का नाम है बियॉन्ड GDP, बिल्डिंग द आर्किटेक्चर ऑफ द हैप्पीनेस इन इंडिया। द मीनिंग, एज टाइटल सजेस्ट, आर्टिकल इज आस्किंग कि भाई GDP के आगे जाकर देखो और फोकस करो हैप्पीनेस के ऊपर। ठीक है, रिसेंटली
वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो पब्लिश हुआ था, इसमें इंडिया का रैंक था 118। टॉप 100 में भी हम नहीं है। जो और ये जो लो पोजीशन है, ये कंटिन्यूअसली बार बार साल भर साल आ ही रही है। दिस हैज दिस sparks द रिफ्लेक्शन ऑन व्हाट एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूट्स एज वेल बीइंग। क्या वो सिर्फ पैसा है या कुछ और भी है? ये जो आर्टिकल है, इट आर्ग्यूज दैट ट्रू हैप्पीनेस ट्रांसेंड्स द इकोनॉमिक ग्रोथ। ये इकोनॉमिक ग्रोथ के बियॉन्ड जाता है, एंड ये इट रिक्वायर्स द डेलिबरेट इन्वेस्टमेंट in the social sector, emotional and psychological infrastructure of all the citizens. जैसे मैंने कहा कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है, इट रैंक्स नेशन बेस्ड ऑन द पैरामीटर्स लाइक इनकम, हेल्थ, सोशल सपोर्ट, फ्रीडम, जेनरोसिटी एंड करप्शन, है ना? इसमें इंडिया का लो रैंक रहा है, एंड ये रिफ्लेक्ट करता है कि while इंडिया इज ग्रोइंग इकोनॉमिकली, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत बढ़ चुका है, पर सब्जेक्टिव वेलबींग जो है ना, इट इज स्टिल वीक। और मतलब हैप्पीनेस में जो एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट है एडिमोनिया का, या हिंदू या बुद्धिस्ट नोशंस है सुख और डिटैचमेंट के, ये वर्च्यू, पर्पस, इनर कंटेनमेंट को प्रायोरिटी देते हैं ओवर मटेरियलिस्टिक गेन्स। इस आर्टिकल में कुछ की आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं और कुछ इनसाइट्स हैं, वो हम देखते हैं कि हैप्पीनेस जो है ना, वो इकोनॉमिक्स से बियॉन्ड जाकर मिलता है ना? ये जीडीपी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ये जरूरी है, बट सफिशिएंट नहीं है टू मेक पीपल फील एक्सपीरियंस वेल बीइंग। एक बार उनके बेसिक नीड्स फुलफिल हो गए, तो उसके बाद में दे हैव टू गो बियॉन्ड इकोनॉमिक्स टू लुक फॉर द हैप्पीनेस। फिर हेडोनिक ट्रेडमिल कभी खत्म ही नहीं होता है। ये हेडोनिक ट्रेडमिल जो है, वो एक्सप्लेन कर देता है कि जो कोई भी मटेरियल गेन्स आप लेकर आते हो, वो सिर्फ टेम्पररी सेटिस्फेक्शन देता है आपको। जो सस्टेनेबल हैप्पीनेस है, इट अराइजेस फ्रॉम द ह्यूमन रिलेशनशिप्स, from the sense of purpose and from the sense of service, and not from the consumption of material. Second is policy gaps. जो इंडिया का जो पॉलिसी लेंस है ना, इट ऑफन इक्वेट्स वेल बीइंग विथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब लिमिटेड फोकस रहा है मेंटल हेल्थ के ऊपर, सोशल कनेक्टेडनेस के ऊपर, लाइफ सेटिस्फेक्शन के ऊपर। मतलब ये जो मैट्रिक है, ये एट द स्टेट और नेशनल लेवल, इसके ऊपर पॉलिसी ने बहुत कम फोकस किया है। स्मार्टर हैप्पीनेस एजेंडा लाना जरूरी है, बिकॉज वी नीड कि वो चीज को मेजर किया जाए जो एक्चुअल में मैटर करता है। जैसे कि लोनलीनेस को ट्रैक करो, मेंटल हेल्थ एक्सेस कितना है लोगों को, ये को इस चीज को इवैल्यूएट करो। कम्युनिटी एंगेजमेंट अलोंग साइड इकोनॉमिक इंडाइसेस, इनको भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है? जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना, उनको ट्रीट देम एज इंफ्रास्ट्रक्चर। दैट इज व्हाई इन्वेस्ट इन पार्क्स, इन्वेस्ट इन लाइब्रेरीज, इन्वेस्ट इन कल्चरल सेंटर्स and intergenerational programs to build up the nurture belonging. फिर एजुकेशन को रिफ्रेम करो। एजुकेशन में इट इज इंपॉर्टेंट टू इंटीग्रेट सोशो इमोशनल लर्निंग, वेयर काउंसलिंग एंड अटेंशन बिल्डिंग स्कूल स्किल्स शुड बिकम द पार्ट ऑफ द स्कूल करिकुलम। तो मेक वर्क ह्यूमन, जो वर्क प्लेस है, जो वर्क है, उसको इंसानों की तरह ट्रीट करो। मीनिंग प्रमोट द वर्क लाइफ बैलेंसेस। फिर राइट टू डिस्कनेक्ट जो है, उस नॉर्म्स को फॉलो करो। एंड जो मेंटल हेल्थ है, उस मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करो वर्क प्लेसेस में। नेक्स्ट इज डिजिटल हाइजीन। मतलब स्क्रीन फ्री हैबिट जो है, उनको प्रमोट करो, एनकरेज करो। डिजिटल डिटॉक्स कल्चर को प्रमोट करो। फिलोसॉफिकल एंड कल्चरल डायमेंशन क्या है? इंडियन थॉट ट्रेडिशन जो है ना, दे व्यू जॉय एज इनर इक्विलिब्रियम, सुख अंदर की तरफ, एंड नॉट एज इंडल्जेंस। सो पॉलिसीज जो है, दे शुड रिफ्लेक्ट दिस सिविलाइजेशनल एथॉस, बैलेंसिंग मटेरियल प्रोग्रेस विथ मेंटल एंड सोशल वेलबींग। सो पॉलिसी इंप्लीकेशंस क्या होंगे कि भाई, इनकॉर्पोरेट द वेलबींग इंडाइसेस एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल।
जो भूटान में ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स है, कुछ वैसे ही। फिर मेंटल हेल्थ को इंक्लूड करो पब्लिक हेल्थ प्लानिंग में। जो अर्बन डिजाइन है, व्हेन यू आर डेवलपिंग दोज अर्बन डिजाइन्स, दे शुड फॉस्टर द कम्युनिटी एंड फैमिली इंटरेक्शन। जो कॉमन स्पेसेस है उनको इंक्लूसिव, अकोमोडेटिव, हेल्दी बनाओ। इस आर्टिकल का ये क्वेश्चन है। प्लीज ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चन। ट्राई करो कि आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दो। नेक्स्ट आर्टिकल, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने एक रिपोर्ट रिलीज किया है, दैट इज एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2025। ये रिपोर्ट ये कह रहा है कि जो डेवलपिंग नेशंस है, दे विल नीड अराउंड $365 बिलियन हर साल 2035 तक टू अडेप्ट टू द वर्सनिंग क्लाइमेट इम्पैक्ट्स। एंड ये एक स्ट्रिक्ट वार्निंग दिया है यूएनईपी ने कि इतना फंड उनको चाहिए होगा टू मैनेज और टू अडॉप्ट। ये जो रिपोर्ट पब्लिश किया गया, उस रिपोर्ट का टाइटल था रनिंग ऑन एम्प्टी। ये 28 अक्टूबर परसों पब्लिश हुआ, कोइंसाइडिंग विथ द डिवास्टेशन कॉज्ड बाय द हरिकेन मेलिसा इन जमाइका। This report highlights the growing gap between adaptation financial needs and the available funds. जितना चाहिए और जितना मिल रहा है, इसके बीच में ट्रिमेंडस गैप है। इसके की फाइंडिंग्स क्या है कि भाई डेवलपिंग कंट्री जो है उनको 310 से लेकर $350 बिलियन हर साल चाहिए होंगे 2000 बाय 2035। क्योंकि जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है क्लाइमेट चेंज का। जैसे कि साइक्लोन ज्यादा हो गए, फ्लड ज्यादा हो गए, ड्रॉट्स ज्यादा हो गए और हीट वेव ज्यादा हो गई है। ये जो वी नीड एडेप्टेशन फाइनेंस गैप है ना, ये जो हाईलाइट हुआ है, अभी जितना मिल रहा है उससे ज्यादा हमको कम से कम 290 से $340 बिलियन हर साल चाहिए होगा। जो ग्लोबल फाइनेंस कमिटमेंट्स है वो उसको हम एक बार देख लेते हैं। जो ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट हुआ था COP26 का, उसमें ये कहा गया था उस पैक्ट में कि एडेप्टेशन जो फाइनेंस है उसको 2019 के लेवल से डबल कर दिया जाएगा। मतलब जो $20 बिलियन है उसको $40 बिलियन कर देंगे बाय 2025। लेकिन ये अब तक होने का कोई स्कोप ही नहीं है, अभी तक तो हुआ नहीं और स्कोप अब उसका मुश्किल लग रहा है। COP29 में बाकू में न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल सेट किया गया था, जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज जो थी, दे वर टू प्रोवाइड $300 बिलियन पर ईयर फॉर क्लाइमेट एक्शन, जिसमें मिटिगेशन भी है, एडेप्टेशन भी है बाय 2035। पर स्टिल इट इज इनसफिशिएंट फॉर एडेप्टेशन नीड्स। अब एडेप्टेशन प्लानिंग प्रोग्रेस देखते हैं। 172 कंट्रीज है दैट हैव एटलीस्ट वन नेशनल एडेप्टेशन प्लान और पॉलिसी, पर 36 जो है वो आउटडेटेड है। फंडिंग एजेंसीज कौन सी इन्वॉल्व है? जीईएफ मतलब ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी, या जीसीएफ ग्लोबल क्लाइमेट फंड। ये दोनों मिलके लगभग $920 मिलियन प्रोजेक्ट्स में 2024 में दे चुके हैं, और ये काफी बड़ा हुआ है पहले से। इस रिपोर्ट के जो की रिकमेंडेशंस है वो क्या है कि जो अडेप्टेशन है इसको ट्रीट इट एज अ लाइफ लाइन एंड नॉट एज अ कॉस्ट। अगर बाद में बचे रहना, जिंदा रहना, तो इस अडेप्टेशन को लाइफ लाइन की तरह ही देखना होगा। माल अडेप्टेशन जो है उनको अवॉइड करो। जो ब्लेंडेड फाइनेंसेस है उनको मोबिलाइज करो, मतलब पब्लिक प्राइवेट फंड सबको कंबाइन करो, और जो क्लाइमेट जस्टिस है उसको इंश्योर करो। दिस इज द क्वेश्चन। आई वुड एक्सपेक्ट यू टू solve this question with reference to the UNEP Adaptation Gap Report of 2025. Consider the following statement. The report estimates that developing countries will require 300 to 350 billion annually by 2035 to adapt to the climate change impacts. Correct. So, statement option number 3C is eliminated.
New collective quantified goal decided at COP29 in Baku commits 300 billion annually exclusively for adaptation finance by 2035. Wrong. क्या था? कहाँ गया वो? हाँ, क्या था? मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन के लिए, सिर्फ मिटिगेशन के लिए नहीं है। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? बिकॉज इट इज नॉट ओनली फॉर अडेप्टेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है ना एक्सक्लूसिवली फॉर अडेप्टेशन, ये एक्सक्लूसिवली फॉर अडेप्टेशन नहीं है, इट इज फॉर मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन। सो दैट इज व्हाई स्टेटमेंट 2 इज wrong. Third statement is adaptation finance flows developing nation declined in 2023 compared to 2022. No, बड़ा है. So statement 3 is wrong. Answer is B. This is the last article of the day. Model Youth Gram Sabha Initiative. Nationwide launch of first of its kind Model Youth Gram Sabha Initiative आज लॉन्च होगा 30 नवंबर को, 30 अक्टूबर को न्यू दिल्ली में। ये लॉन्च किया है जो ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज, उन्होंने। ठीक है, एंड जो मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, उन्होंने। इट इज इन कोलैबोरेशन बिटवीन, इट इज द ओवरऑल प्रोग्राम इज द कोलैबोरेशन बिटवीन पंचायत, मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। पर्पस क्या है? टू नर्चर द पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस अमॉन्ग्स द यूथ। इसके की हाइलाइट्स देख लेते हैं। ये इट वाज लॉन्च्ड बाय प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है पंचायती राज एंड फिशरीज के। ठीक है, एंड टी दुर्गादास जी, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है ट्राइबल अफेयर्स के। इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है? इट विल बी इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस 1000 प्लस स्कूल्स नेशन वाइड, इंक्लूडिंग जेवीज, है ना, जवाहरलाल नवोदय विद्यालय या एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो है, या स्टेट गवर्नमेंट स्कूल जो है, उनमें। ऑब्जेक्टिव क्या है? कि भाई जन भागीदारी मतलब पीपल पार्टिसिपेशन को प्रमोट करना है एंड सिविक एंगेजमेंट को बढ़ावा देना है। क्यों? टू नर्चर द फ्यूचर सिटीजन्स विथ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, सिविक सेंस, leadership qualities, and transparency and accountability ethics. It is directly linked with the National Education Policy of 2020, which emphasizes experimental learning, civic education, and active citizenship. ये विकसित भारत 2047 को भी सपोर्ट करता है, कंट्रीब्यूट करता है। Significance: it bridges the gap between education and governance by expressing or exposing students to the functioning of the Panchayati Raj institutions. Inclusive democracy को ये प्रमोट करता है by involving tribal and rural youth, and it enhances the understanding of local self-governance, constitutional values, and grassroots decision-making processes. ये final question है. I would expect you to attempt this question and solve this and mention your answers in the comment section. ये CSAP IAS Academy की स्मार्ट बुक्स है। ये स्मार्ट बुक जो है वो अब एस्ट्रोस मीडिया में भी अवेलेबल है। इसमें टोटल 17 बुक्स है, 10 प्रीलिम्स के लिए और 7 मेंस स्पेसिफिक है। These is the contact details. Kindly connect on this number to access your booklet. Thank you for joining. See you tomorrow.